नमस्कार, मैं ब्रजेश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एनपीए पर आरबीआई को झटका। जी हां, बैंकों का कर्ज न चुकाने वाली कंपनियों पर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद एसआर स्टील ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गुजरात हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल खड़े किए। क्या आरबीआई एनसीएलटी जैसी न्यायिक संस्था को निर्देश दे सकती है? इसे लेकर कोर्ट ने आरबीआई की खिंचाई भी की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एसआर स्टील के कोर्ट जाने के बाद दूसरी डिफॉल्टर कंपनियों को भी ऐसा करने का रास्ता तो नहीं मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या एनपीए के खिलाफ सरकार और आरबीआई की कार्रवाई कहीं कोर्ट में जाकर फंस तो नहीं जाएगी? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश की नामी कंपनियों पर बैंकों से भारी कर्ज की वसूली की शुरुआत रिजर्व बैंक को भारी पड़ी है। सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए रिजर्व बैंक को डिफॉल्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया। इसी के तहत पिछले महीने रिजर्व बैंक ने 12 कंपनियों पर आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश बैंकों को दिया। इन 12 कंपनियों में शामिल एसआर स्टील ने आरबीआई के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने रिजर्व बैंक के 13 जून की प्रेस रिलीज पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे मामलों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल प्राथमिकता देगा। इस पर एसआर स्टील ने ऐतराज जताया और कहा कि ये न्यायिक संस्था को निर्देश देना हुआ, जिस पर रिजर्व बैंक का कोई अधिकार नहीं। प्रेस रिलीज के ड्राफ्ट पर रिजर्व बैंक के अधिवक्ता ने भी गलती मानी और इसके लिए शुद्धि पत्र जारी करने की बात कही। हालांकि यूटीआई एएमसी के एमडी लियोपुरी ने एनसीएलटी में एनपीए की रिकवरी प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। You will have already see that the attempt to invoke the NCLT and bankruptcy code is being challenged through the application of a writ in Gujarat by one of the entities. Right. This is very unfortunate. Of course, some had anticipated it, but the whole purpose of the NCLT mechanism was meant to speed up the judicial process. So if the process is going to go back into our existing judicial mess, then how is NPL resolution going to happen quickly? एसआर स्टील ने कोर्ट में कहा कि उसे डिफॉल्टर की लिस्ट में डालना गलत है। अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद बैंकों को डर है कि बाकी कंपनियां भी कोर्ट जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो एनपीए की समस्या से निपटने की सरकार और रिजर्व बैंक की कोशिश को झटका लग सकता है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट में आरबीआई की किरकिरी की वजह है आरबीआई के प्रेस रिलीज के ड्राफ्ट में खामी। प्रेस रिलीज की कानूनी वैधता नहीं है। आरबीआई इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35AB(1) के तहत नोटिफिकेशन या सर्कुलर के तौर पर जारी करता तो उसकी स्थिति मजबूत होती। डिफॉल्टर कंपनियों में से कुछ कंपनियों को चुनने पर आरबीआई पर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 12 कंपनियों के नाम बैड लोन के निपटारे के लिए एनसीएलटी के पास भेजे थे, जिन पर इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई होनी है। इन 12 कंपनियों पर करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ा सवाल यही है कि एनपीए पर जिस तरह से सरकार ने सख्ती की, एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंसॉल्वेंसी और बैंकिंग एक्ट लेकर आई और उसके बाद रिजर्व बैंक ने 12 कंपनियों की लिस्ट जारी की। अब जब उस पर कार्रवाई की बात शुरू हुई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है एसआर स्टील की तरफ से। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या बाकी कंपनियां भी इसी रास्ते पर तो नहीं चलेंगी, और अगर चलती हैं तो क्या ये पूरा मकसद डिफीट तो नहीं हो जाएगा? हमारे साथ आरएस लूना साहब हैं, फॉर्मर ईडी सेबी, और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा और स्पोक्स पर्सन भी है बीजेपी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। मिस्टर लूना, आपसे ही जानना चाहेंगे, एसआर स्टील ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या दूसरी कंपनियां भी इसी रास्ते पर चलेंगी? देखिए, एसआर स्टील ने जो मामला हाईकोर्ट में उठाया है उसका मेन इशू ये है कि क्या बेसिस, जिसके बेसिस पे ये 12 कंपनी जो हैं इनके खिलाफ एक्शन डिसाइड किया गया है। क्योंकि एज ऑफ नाउ banks were entitled to take action against any defaulter. They could go for liquidation, for recovery proceedings. Nobody could challenge that action. लेकिन ये इसलिए चैलेंज हो रहा है कि एक ग्रुप बना दिया बोरोवर्स का। फॉर इंस्टेंस उसमें 100
कंपनी के नाम ले लिए और ये कहा कि सबकी सब कंपनी जो है एनपीएज हैं और उसमें से ये 12 कंपनी जो है इनको पहले ले लो ना। वो ये एक प्राइमरी इशू उठ जाता है कि उसका क्या बेसिस है कि ये 12 कंपनी जो है इनके खिलाफ पहले एक्शन लिया जाए और दूसरों के खिलाफ ना लिया जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक उनके पास एक केस आया था जिसमें 1100 जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको अपनी सर्विस से डिसमिस किया था, लेकिन बाद में 1100 में से 1000 को रीइंस्टेट कर लिया, 100 को नहीं किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया तो उन्होंने कहा कि 100 को कैसे छोड़ा गया है, क्या बेसिस है। तो इस तरह के ये सवाल इसमें उठने वाले हैं कि ये क्या बेसिस, इसके बेसिस पे आपने ये 12 कंपनी को पहले लिया है और दूसरी कंपनी को बाद में ली। बिल्कुल, ये सवाल एस्सार स्टील ने भी उठाया है और कहीं ना कहीं आर्बिट्ररी बताया है कि आपने किस आधार पर, जो बात लूना साहब कर रहे हैं कि किस आधार पर, क्या बेसिस क्या है कि आपने चुना और इनके खिलाफ ही सबसे पहले कार्रवाई शुरू की है। गोपाल कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर आपको लगता है कि आरबीआई ने जिस तरह से एक प्रेस रिलीज जारी किया था और उसमें जो त्रुटि रह गई थी, एक तरह से कहीं ना कहीं वो निर्देश देती नजर आ रही थी एनसीएलटी को, उस पर भी सवाल खड़े किए गए कि आप एक न्यायिक संस्था को कैसे निर्देश दे सकते हैं, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। नहीं, देखिए, थोड़ी प्रक्रिया में हो सकती है, जैसे ये पॉइंट आउट किया, कोर्ट ने भी किया, कई एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि इसको एक प्रेस रिलीज के जरिए नहीं, नोटिफिकेशन या सर्कुलर के जरिए करना चाहिए। देखिए, इसको ना लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा। अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर ही सारी चीज़ों को एंटेंगल कर देंगे तो ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं या जो जिसमें वाइट कॉलर इस तरह के मैनिपुलेशंस हैं, उसको कभी भी बैंकिंग सेक्टर से हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। एक प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट, एक इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी की प्रक्रिया है, उसमें ऑलरेडी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि उसकी वैल्यूएशन की बात है, टाइम पीरियड का भी महत्व होता है। तो और कोई ये नहीं कह सकता, हम मानते हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि अगर 55-60 कंपनियों के बारे में आरबीआई ने और भी कहा है बैंकों को कि आप उन 55-60 कंपनियां जो हैं और इसके अलावा 12 के अलावा उनको एनालाइज करिए, आपका कितना एक्सपोजर है और उसको कितना रिकवर फास्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्या बात है, तुरंत आप उसके बारे में राइट अप दीजिए और अपनी प्रक्रिया को फास्ट करके आरबीआई को बताइए ताकि हम प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएं। इसका सॉल्यूशन करना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम क्या है कि टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर 1 साल पहले इस प्रक्रिया को शुरू करे या उसको 2017 में वो आगे करे, क्योंकि जो प्रोजेक्शंस होती हैं, जो जैसे ये इंडस्ट्री की है, यह एक रिसर्च टीम इसको एनालाइज करती है। बैंकों के पास पूरा रिसर्च एनालिसिस टीम होता है, कौन सी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। केवल यह मैनिपुलेशन की बात नहीं, इंडस्ट्री एनालिसिस की भी ज़रूरी है कि स्टील इंडस्ट्री हमारे यहाँ अच्छी नहीं चल रही, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पीछे खराब थी लेकिन वो रिकवर कर गई, पावर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडस्ट्री एनालिसिस के आगे देख के, फ्यूचर को देख के भी डिसीजन लेते हैं। तो आरबीआई हमारे हिसाब से पूरा तरह से सक्षम है इस बात को लेने के लिए। प्रोसीजरल कुछ उसमें कमियां रह गई होंगी तो मुझे लगता है आरबीआई उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसीलिए यह जो ऑर्डिनेंस है, यह जो पार्लियामेंट ने पास किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो एक प्रोसीजर बनाई थी, वो इसीलिए बनाई थी कि एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो रहा था। वह इतना स्लो है, सिविल लाइबिलिटीज या सिविल प्रोसीडिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं और उसमें प्रॉस कॉन्स, खींचतान, कोर्ट, अपील, ये सब उनके प्रूविंग, तो उसके कारण इस पूरे प्रॉब्लम को आज हम सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। लेकिन, तो लेकिन मुझे लगता है कि इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड प्रॉब्लम्स को ठीक कर रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात की है, यही बात जब गुजरात हाईकोर्ट में अभी सुनवाई हो रही थी तो वहां पर भी ये मसला उठा था और ये कहा गया था कि एनसीएलटी ऐसे पूरे मामलों को देखेगा। तो कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीएलटी ही जा सकते हैं, हम भी उसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये जो मकसद था कि एनसीएलटी में जाके इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, जल्दी निपटाया जाएगा, अगर कोर्ट में जाता है, बार बार यही सवाल शुरू से खड़े होते रहे। मिस्टर लूना, आपसे जानना चाहेंगे, तो क्या अगर कोर्ट जाती है बाकी कंपनियां, एक बार फिर मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं,
तो क्या फंसेगा नहीं मामला? और फंसे नहीं तो क्या करना चाहिए आरबीआई को? कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि केस जल्दी से जल्दी निपट सके? देखिए, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन है कि कोई भी पार्टी जो है सिविल कोर्ट्स में जाके स्टे नहीं ले सकती। देयर इज अ डिपार्टमेंट के सिविल कोर्ट उसमें कोई स्टे नहीं दे सकती। लेकिन ये जो पार्टी है ये हाई कोर्ट में रिट जुरिसडिक्शन में गई है। रिट जुरिसडिक्शन पे कोई लॉ किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए जो भी पार्टी है जो हाई कोर्ट के पास जाएगी वो रिट जुरिसडिक्शन में ही जाएगी, और ये पार्टी जो है वहाँ रिट जुरिसडिक्शन में गई है और ये उन्होंने एक लीगल इशू उठाया है। मेरे हिसाब से कोई और भी लीगल इशू उठ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जिसमें हमने कहा है कि भाई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट होंगे, और जैसे ही वो अपॉइंट होंगे कंपनी का बोर्ड जो है वो सस्पेंड हो जाएगा और आगे जो है 180 डेज या 270 डेज के लिए वो जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो कंपनी को रन करेगा। अभी देखिए, पहले जो प्रोविजन था लिक्विडेशन वगैरह का उसमें यह था कि जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, फिर वो लिक्विडेटर जो है वो बोर्ड को सुपरसीड करता है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि जबकि अभी रिस्ट्रक्चरिंग की प्रपोजल कंसिडर हो रही है उस प्रोसेस पे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कहा गया है कि आप बोर्ड को सुपरसीड कर दो। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज हैं उसको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेडेक फॉर द लेंडर्स एज वेल एज फॉर द कोर्ट्स, क्योंकि प्रोफेशनल जो है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो जाते ही 10,000, 20,000, 30,000 की जो एसेट्स वाली जो कंपनी है उनको रन करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको ऑपरेट करना है, मैनेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, नए एम्प्लॉयज पर्सनल अपॉइंट करने हैं। तो ये सब चीज़ें जब जो एक कंपनी बड़ी बनती है तो उसके इश्यूज भी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बैकग्राउंड चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए जिन लोगों ने उस इश्यूज को डील किया है। तो मेरे ख्याल में ये अभी वक्त बताएगा कि ये सिचुएशन कैसे चलती है, क्योंकि हमने पहले भी क्वेश्चन की है। फॉर इंस्टेंस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हमने बनाया इसीलिए कि सिविल कोर्ट्स में प्रोसेस फास्ट नहीं होती थी। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फेल हो गया, हमने फिर सरफेसी एक्ट लाया कि डीआरटी में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेंडर जो है बिना कोर्ट में जाए, बिना डीआरटी में गए दे कैन टेक द एक्शन एंड रिकवर द प्रोसीडिंग्स। लेकिन वो भी प्रोसेस जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अब एसेट्स को बेचना इतना आसान काम नहीं है। यू कैन सेल रनिंग प्रोजेक्ट, लेकिन एसेट्स को तोड़ के एज ए स्क्रैप बेचना जो है इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। जी है, बिल्कुल। सर, आपने जो दो चीज़ उठाई है उस पर गोपाल कृष्ण जी आपसे ही जानना चाहेंगे। एक तो ये बात जो मिस्टर लूना ने उठाई कि एक प्रोफेशनल को आप नियुक्त करेंगे जो कंपनी की देखरेख करेगा और कैसे उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, कैसे डेट की वापसी हो सकती है, वो ये सारी चीज़ें देखेगा। एक बात तो ये भी कही जा रही है कि ऐसे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी संख्या भी सीमित है। तो एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। और दूसरी बात जो मिस्टर लूना ने कही, क्या ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है? तो क्या मिस्टर अग्रवाल ये इस आधार पर बहुत सारी कंपनियां कोर्ट तो नहीं जाएंगी? देखिए, कंपनियां तो अपना लीगल प्रोसेस या जो भी लीगल रेमेडीज है वो करेंगी। अल्टीमेटली आपको बता दूं कि जो लॉ होता है वो स्ट्रिक्ट ड्रैकोनियन सजा इसलिए उसमें प्रोविजन करते हैं कि उसका डेटरेंट इफेक्ट है। यह जो कंपनी प्रोफेशनल्स रन करेगी इसका एक बहुत बड़ा मकसद है और वह जस्टिफाइड है। कारण क्या होता था कि जब लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स चलती थी और कोर्ट में बहुत साल लग जाते थे, उतनी देर में प्रमोटर्स उसके एसेट्स को साइफन ऑफ कर देते थे, डाइवर्ट कर देते थे और लोग देखते रहते थे। और जब तक लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता था तब तक कंपनी में एसेट्स की वैल्यू या तो खत्म हो जाती थी टाइम पीरियड के कारण, या वो साइफन ऑफ हो जाते थे रियल एसेट्स। तो उसको रोकने के लिए एक इमीडिएट इफेक्ट की, जैसे ही आप लिक्विडेशन के लिए कहीं जा रहे हैं तो प्रमोटर के हाथ से वो एसेट्स लेने जरूरी है, नहीं तो वो अगर उन्हीं के हाथ पे उसकी मैनेजमेंट रही
तो एसेट्स को डाइवर्ट कर देंगे। ये कब प्रोसीडिंग होगी? कंपनी के पास पूरा टाइम है, वो रिवाइव कर ले, लोगों को, डेटर्स को पैसे दे दे। जब वह उस चीज को पूरी तरह से नहीं कर पा रही, कंपनी को रन नहीं कर पा रही, डेटर्स को वो पेमेंट नहीं कर पा रही, उसके पहले डेटर्स की प्रोसीजर है कि आप उस कंपनी को नोटिस देंगे। उस नोटिस में आप उस कंपनी, अगर वो डेटर्स का नोटिस होगा तो कंपनी उनके डेटर्स को के साथ नेगोशिएट कर ले या उनको रीपेमेंट कर दे, या दोनों नहीं करते तो वो इंसॉल्वेंसी बोर्ड के पास जाएगी कि अपॉइंट करो लिक्विडेटर प्रोफेशनल्स को। तो यह बिल्कुल ठीक है कि प्रमोटर के हाथ से एसेट जब तक आप इनिशियल नहीं लेंगे तुरंत, तो वो साइफन ऑफ कर देगा और आपकी पूरा पर्पस खत्म हो जाएगा। यही पुरानी प्रक्रियाओं में प्रॉब्लम थी कि वो जब तक रिस्ट्रक्चर या टेक ओवर करते थे, एसेट साइफन ऑफ कर देते। इसलिए यह बात है, और डेटरेंट भी है। प्रमोटर को अब लग गया उसके पास एसेट्स के क्या है कि कंपनी नहीं चल रही, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में बहुत सारे एसेट्स, रियल एस्टेट और कई तरह के एसेट्स होते थे जो वह लिक्विडेट ना करके वह उस चीज़ को नहीं करते थे। तो उन एसेट्स को लिक्विडेट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है कि वह कंपनी रन भी कर सके, नहीं तो उन एसेट्स को लिक्विडेट कर सके और कम से कम साइफन ऑफ नहीं कर सके। अब यह तो पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट केसेस होंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसीलिए इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया है। और कोर्ट को भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे समझ आएगा कि आरबीआई एक अपने आप में सक्षम रेगुलेटर है जो प्रोसेस बना रहा है। एनपीए की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो हमारे पिछले 50-60 साल के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण आज इस स्थिति में पहुंच गई है, जिसका लिए एक ड्रास्टिकली, एक इमीडिएट, एक फोकस्ड अप्रोच करके सॉल्यूशन करना है। नहीं तो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम होगा। उसी के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं जनरेट हो रहा, उसमें इंडस्ट्री को आगे एक्सपैंड नहीं हो पा रही, बहुत सारे प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। तो उस प्रोविजनिंग, उसकी वैल्यूएशन, इन सब को समझने वाला एक सक्षम कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आरबीआई है और बैंक है। उनके हाथ में जाएंगे तो मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, इफेक्टिव मैकेनिज्म आएगा। और कोर्ट में तो जा ही सकते हैं हर बार, हमारा एक डेमोक्रेसी में जुडिशियल राइट्स तो है ही, लेकिन कोर्ट में फिर आरबीआई भी जाएगी, बैंक भी जाएंगे, गवर्नमेंट भी जाएगी, तो ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिट पिटीशन के तहत तो आप जा सकते हैं, डेमोक्रेटिक आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन मिस्टर लूना, एक शिकायत जो एसआर स्टील की तरफ से आई है वो ये भी आई है कि उनको प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और उनकी कंपनी अब ऑपरेशनल है और कुछ 3000 करोड़ के आसपास उन्होंने वापसी भी की है जो कर्ज उनके ऊपर था। ऐसे में इतना सख्त कदम उठा लेना, क्या ये संकेत नहीं देता है कि आरबीआई को थोड़ा सा मौका देना चाहिए और थोड़ा सा बैकग्राउंड की स्टडी करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, इतना सख्त कदम उठाना चाहिए? नहीं तो आगे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह की। सर्टनली मेरे ख्याल में ये एक उनका बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले साल में 3500 करोड़ जो है रिपे किया है। अगर रिपे किया है तो दैट शोज देयर इंटेंशंस टू रिपे द लोन्स, ये क्लियर बात है। और सेकेंडली जो उनके हिसाब से कंपनी के ऑपरेशन जो हैं बेटर हुए हैं। अगर कंपनी के ऑपरेशंस बेटर हुए हैं, उन्होंने रिपेमेंट्स की है, कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल ऑलरेडी इज अंडर कंसिडरेशन, तो मेरे ख्याल में उसमें उसको चांस देना भी ज़रूरी बनता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 6 महीने और लग जाते हैं और उसके बाद वो एनसीएलटी में जाते हैं, बात एक ही है, क्योंकि एनसीएलटी में भी अल्टीमेटली व्हाट यू आर प्राइमरी लुकिंग एट इज़ द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल, जो कि पहले 180 डेज या 270 डेज में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये उनका पॉइंट काफ़ी वाजिब है और कोर्ट को मेरे ख्याल में दे मे हैव टू लुक एट दैट इशू वेरी सीरियसली कि भाई ये जो प्रोसेस है, जो पहले ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल चल रही थी, कंपनी का जो बिहेवियर था वो वैलिड इश्यूज हैं, वो कंसिडर किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। और इन चीज़ों को लेके वेदर इट इज़ ए रियली बेफिटिंग केस कि इनको प्रायोरिटी दे के कोर्ट के पास लेके जाओ, क्योंकि अगर उन्होंने कोई पैसा ना दिया हो, कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे आई हो, उनके खिलाफ कुछ पर्सनल एलिगेशंस हों कि ये साइफनिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं,
तो फिर मेरे ख्याल में वो केस स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन केस जो है वो कमजोर। ब्रिजेश जी जी, मिस्टर अग्रवाल आप कुछ कहना चाहते हैं? ब्रिजेश जी 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 हाँ, देखिए यह जो बात है इससे मैं वाकिफ नहीं रखता, क्योंकि जब बैंक में किसी चीज का एनपीए या स्ट्रेस एसेट का क्लासिफिकेशन है, उसमें बैंक की पूरी प्रक्रिया है जिसके थ्रू टायर 1, टायर 2, टायर 3 और उसके बाद एनपीए में क्लासिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आज उसने एक बार इंस्टॉलमेंट नहीं दी और आप एनपीए में क्लासिफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले स्ट्रेस 3, स्ट्रेस 2, स्ट्रेस 1 ऐसी पूरी प्रक्रिया है, उनको टाइम दिया जाता है। बैंक पूरा उसका रिकवरी उनको समझाने, रिस्ट्रक्चरिंग, एसडीआर, ये सब सारी चीज़ों की प्रक्रिया के थ्रू आरबीआई की पूरी गाइडलाइन है उस स्ट्रेस एसेट्स के मैनेजमेंट पे। बैंक की भी रिकवरी की पूरी कमिटी होती है जो उस चीज को देखते हैं। कंसोर्टियम भी अपने आप में कोशिश करता है कि रिवाइव हो जाए। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जब पता चलता है कि इसमें कोई वो ये करने को तैयार नहीं है या इनकी कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो फ्रॉड ही है, हो सकता है जैसे स्टील इंडस्ट्री की फ्यूचर खराब है, कुछ भी कारण होंगे। तो जब बैंक को ये पूरी कमेटी को लगता है और आरबीआई को, कंसोर्टियम को लगता है, और कोई एक बैंक ने तो दिया नहीं है, कंसोर्टियम है, तो सारे बैंक अपने आप में एक्सपर्ट है इन चीजों को डील करने के। उसके बाद एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है, उसमें भी प्रोविजनिंग भी कर रहे हैं बैंक। तो बैंक की बैलेंस शीट में उस लॉस का, एनपीए के लॉस का बहुत बड़ा प्रोविजनिंग होता है। इतना सारा स्टेप लेने के बाद आइडेंटिफाई होके एनपीए में, उसके बाद आरबीआई भी पूरा कोशिश करती है। तो इतने प्रोफेशनल लोग, इतने समझदार लोग जिस चीज के बाद डिसीजन ले रहे हैं उसको एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और वह पूरी तरह से मुझे लगता है ये सही प्रक्रिया है। उसको किया, हाँ प्रोसीजरल लैप्स हो सकता है कि उन्होंने एक सर्कुलर वो उसको इस तरह प्रेस रिलीज नहीं देना चाहिए था, या इस सब करने के बाद भी अगर एसआर के पास कोई स्टेप है उसको आगे डील करने का, कोर्ट में जाने का विद इन द लॉ, तो दे हैव द राइट टू गो, बट स्टिल वी कैन नॉट क्वेश्चन द जजमेंट ऑफ द सच अ बिग एक्सरसाइज जो पूरी सिस्टम ने की है। इसलिए यह जो 12-13 जो आइडेंटिफाई किए हैं वो बहुत थॉरो स्टडी, बहुत थॉरो थॉट के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत सालों के एफर्ट के बाद आइडेंटिफाई किए गए। जी चलिए, एक आखिरी सवाल गोपाल कृष्ण जी से पहले कि मैं वाइंड अप करूं। हम सूत्रों से हमको ये जानकारी मिली है कि आरबीआई के पास 3-4 लिस्ट और तैयार हैं, करीब 50 डिफॉल्टर कंपनियों की लिस्ट तैयार है। अब जबकि गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है, ये लिस्ट क्या हम उम्मीद करें कि समय से ही आ जाएंगी या इसको डिले किया जा सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये जो है ना, अब उन्होंने मैंने आपको बताया ही है कि आरबीआई ने 12 जो अनाउंस कर दिए, उसके अलावा 55 कंपनीज की लिस्ट बैंकों को दी है, कि बैंकों को कहा है कि ये स्ट्रेस एसेट्स हैं, और बैंकों की अपनी भी लिस्टें हैं, टायर 3, टायर 2, टायर 1 और एनपीए, ऐसी लिस्टें अलग अलग हैं। तो उन्होंने बैंक को कहा है कि इन 55 केसेस को आप तुरंत आइडेंटिफाई करिए, रिकवर करने का बताइए, और इस पे क्या आपने स्टेप्स लिए, नहीं तो इनमें से हम और आइडेंटिफाई करके इंसॉल्वेंसी और इसमें अंदर रिकवरी प्रोसीडिंग के लिए जाएंगे। देखिए, इसमें टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने टाइम डिले कर दिया तो कहीं ना कहीं एक तो इंडस्ट्री भी खराब और डिटीरियोरेट होती है। जैसे जैसे आदमी की, कंपनियों की वर्किंग कैपिटल टाइट होती है, जैसे जैसे उसके अंदर पता चलता है लोगों को कि इसको डिफिकल्टी हो रही है, तो क्रेडिटर्स भी और वेंडर्स भी, उसको सप्लायर्स भी, सब लोग उसके साथ एक सौतेला व्यवहार शुरू कर देते। तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली उसका रिकवरी का वो प्रॉपर सिस्टम बन जाए, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रेडिटर्स का, मार्केट का उसमें बन जाए, और ताकि यह बहुत ठीक से प्रक्रिया रहे। यह देश के हित की प्रक्रिया, इसको बहुत ज़रूरी आवश्यक है करना। बिल्कुल, इसी मकसद से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सरकार लेकर आई है, और एक अधिकार दिया है आरबीआई को कि आप कड़ाई से निपटे एनपीएस की प्रॉब्लम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया मिस्टर लूना आपका, गोपाल कृष्ण जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।